नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रोताओं, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। स्वच्छता में लगातार 7 बार देश में अव्वल इंदौर ने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए चौथी बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार हासिल किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। जिले की इस उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र दुबे ने बताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्यों और जिलों के लिए विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है। देश को 5 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का चयन किया गया है। इंदौर जिले को पश्चिम जोन में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इसके पहले इंदौर जिले को 2018 और 2022 में भी राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए चयनित किया जा चुका है। 2023 में इंदौर नगर निगम को नगरीय निकायों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ था। इंदौर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने आकाशवाणी को जिले में जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए बताया। इंदौर जिले ने भी अपना नॉमिनेशन इस अवार्ड के लिए भरा था। इसमें विशेष रूप से किस प्रकार से नदियों को पुनर्जीवित किया जाए, जो रिवर बैंक्स हैं और फ्लड प्लेन्स हैं, उनके प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन का जो कार्य इंदौर जिले में किया गया, उसको हमने विशेष रूप से हाईलाइट किया था। मुख्य रूप से जो हमारी नदियां हैं, जैसे अजनार, बालम, चोरल, कारम, मोरल, पाताल पानी, इन सब के आसपास विशेष रूप से प्लांटेशन के काम किए गए, वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए गए, बहुत ही सफल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए गए और सॉइल कंजर्वेशन का विशेष काम किया गया। उसके अलावा केंद्र सरकार की जो योजना है, जैसे अमृत सरोवर आदि कार्यों में भी, आदि योजनाओं के अंतर्गत भी विशेष जो कार्य किए गए जिले में, उससे भी जिले का वाटर टेबल और पानी का स्तर बढ़ा है। गौरतलब है कि इस पुरस्कार के लिए 12 मापदंडों पर 100 अंक के आधार पर मूल्यांकन किया गया था। इंदौर जिले में भूजल संवर्धन के लिए 334 ग्राम पंचायतों में जल बजट बनाया गया। 22 अमृत सरोवरों और 25 पुराने तालाबों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। वहीं वर्षा जल संचयन और जल संरचनाओं के जल को संरक्षित करने के लिए जिले में 3 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। भूजल संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा देते हुए श्री सिद्धार्थ जैन ने बताया। रिज टू वैली अप्रोच का कॉन्सेप्ट अपनाते हुए इंदौर जिले में वाटरशेड ट्रीटमेंट का बहुत विशेष काम किया गया है, जिसमें बहुत सारे गली प्लग्स, अंडरग्राउंड डाइक्स आदि जैसे विशेष इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स का केंद्र सरकार की ओर से ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए जो टीम आई, उसके द्वारा विश्लेषण किया गया, देखा गया मौके पर, और उनके द्वारा पाया गया कि इन सभी प्रयासों से इंदौर जिले की जो वाटर टेबल है, उसका जो लेवल है वो बढ़ा है। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम में भी मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल करी है और उसमें लगभग 450 से अधिक डीपनिंग के वर्क्स, नाला ट्रेंचिंग के वर्क्स नरेगा योजना के अंतर्गत किए गए। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ इंदौर नगर निगम क्षेत्र में भी जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। 1 लाख घरों की छतों के वर्षा जल संचयन के लिए वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं 10 स्थानों पर पीजोमीटर लगाकर भूजल स्तर की निगरानी की जा रही है। इन प्रयासों से जिले में न केवल भूजल स्तर बढ़ रहा है, अपितु गर्मी के मौसम में होने वाली पानी की किल्लत से भी निजात मिल रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे। शहर के चौराहों और सड़कों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के इस कार्य को गंभीर समस्या समझते और इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें भिक्षावृत्ति से निकालकर शिक्षा की ओर लाने की कवायद जबलपुर प्रशासन ने शुरू की है। पेश हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की ये रिपोर्ट। बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने जिला कलेक्टर द्वारा शुरू किए गए इस विशेष जागरूकता अभियान में पुलिस, महिला और बाल विकास विभाग सहित विभिन्न समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। जाहिर है, अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाना है। इसके लिए एनजीओ की भी मदद ली जा रही है ताकि बाल भिक्षावृत्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सके। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि बाल भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए समाज की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। हम अभी प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करें कि लोग पैसे के रूप में दान न दें,
जो दान को आप भिक्षावृत्ति समझ के जब आप देते हो और उसका जब सदुपयोग नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि उसका पुण्य मिलता होगा, वो पाप ही लगता होगा आपको। जब आपके पैसे से कोई बच्चा नशे का शिकार होता है या किसी बच्चे पर दबाव डाला जाता है, पढ़ने की उम्र में उसके साथ भिक्षावृत्ति कराई जाती है, मुझे लगता है समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। हम समाज के लोगों को साथ में लेंगे, कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो बच्चे यहाँ पर भीख वगैरह मांग रहे हैं, एक तो उनका अंकुश लगे, सख्ती से लगे, तो उनके पेरेंट्स उस काम में उपयोग ना करें। और यदि इनकी कोई नीड है और लोगों की भी एक शिक्षा होती है जबलपुर जैसे शहर में कि हम दान करें, तो उनके दान को लोगों की नीड के साथ हम कैसे जोड़ पाएं, उसके लिए कुछ मॉडल तैयार करें। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर व्यापक पैमाने पर काम करने की तैयारी है ताकि बाल भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। मंदसौर जिले में सोयाबीन उपार्जन केंद्रों पर 25 अक्टूबर से खरीदी शुरू हो जाएगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। मंदसौर जिले में सोयाबीन उपार्जन केंद्रों पर 25 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर को पंजीयन की अंतिम तारीख के बाद उपार्जन केंद्रों पर सोयाबीन की खरीदी का कार्य शुरू हो जाएगा। जिले के 68 केंद्रों पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम मूल्य 4,852 रुपये तय किया है। उपार्जन से पहले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के 50 से अधिक उपार्जन केंद्रों पर खरीदी की जाएगी। अंतिम तारीख से पहले जिले के 25,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन विक्रय के लिए अपना पंजीयन करवाया है। अभी ये संख्या और बढ़ेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। देश के जाने माने पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर 13 अक्टूबर को खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे। देश के जाने माने पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर 13 अक्टूबर को पुलिस परेड ग्राउंड खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने सुप्रसिद्ध पटकथा लेखक और निर्माता निर्देशक श्री राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान वर्ष 2023 प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि प्रथम राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान वर्ष 1997 में फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था, जबकि 27वां सम्मान पटकथा लेखक श्री राजकुमार हिरानी को दिया गया है। इस अवसर पर स्वर्गीय किशोर कुमार के यादगार गीतों की प्रस्तुति मुंबई के कलाकार श्रीधर एवं उनकी टीम द्वारा दी गई। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पटकथा लेखक श्री राजकुमार हिरानी को दिया है। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार एक बड़े गायक थे। किशोर कुमार जी हमेशा कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे। पटकथा लेखक श्री हिरानी ने अपने संबोधन में किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान के लिए उनके चयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद दिया। श्री हिरानी ने कहा कि बचपन से ही किशोर कुमार उनके पसंदीदा गायक रहे हैं। उनके नाम का राष्ट्रीय सम्मान पाकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संस्कृति विभाग के संचालक श्री NP नामदेव ने इससे पूर्व श्री हिरानी के लिए प्रशस्ति पत्र का वाचन किया और उन्होंने बताया कि श्री हिरानी को प्रमुख रूप से मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। खरगोन जिले में सिकल सेल और दिव्यांगजनों के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित। खरगोन जिले में इन दिनों सरकार की मंशा के अनुरूप सिकल सेल और दिव्यांग जनों के चिन्हांकन के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में 18 से 28 अक्टूबर तक जनपद स्तर पर आयोजित शिविरों में UDID कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने समस्त जनपद CEO, CMO एवं BMO को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ सचिव, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, ANM, वार्ड प्रभारी के माध्यम से चिन्हित व्यक्तियों के विशेष शिविरों में UDID कार्ड एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाएं। शिविर में आधार कार्ड, समग्र ID, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ ही 2 पासपोर्ट फोटो जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो और WhatsApp मोबाइल नंबर के साथ शिविर में उपस्थित होकर अपने UDID एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। खास बात यह है कि शिविर के उपरांत 40% से ऊपर दिव्यांगता पाए गए व्यक्तियों के दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाने के
1 सप्ताह के भीतर ही पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। शिविर के आयोजनों को लेकर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खरगोन कलेक्टर करमवीर शर्मा। शिविरों का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच देखिए, है? शासन की मंशा अनुसार सिकल सेल और दिव्यांगजनों के लिए, सिकल सेल एनीमिया वाले जो लोग हैं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष कैंप खरगोन जिले में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि लगातार 10 दिनों तक जो हैं विभिन्न जनपदों में, ग्राम पंचायतों में इनके जो मरीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। यद्यपि ये प्रक्रिया हमने पहले भी चलाई थी, लेकिन एक विशेष अभियान के तहत अभी हम लोग चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर 10 लाख रजिस्ट्रेशन जो है इस संदर्भ में होने थे। लगभग अभी 7-8 लाख तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। बाकी प्रक्रिया इस अभियान के अंतर्गत हम करेंगे और जो टेस्टिंग किट्स के माध्यम से जो टेस्ट होगा उसके रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे जनता को एक तो जो बीमारी है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन का लाभ प्राप्त होगा और साथ में आइडेंटिफिकेशन के बाद में फिर आगे की जो दवाइयाँ वगैरह है या इक्विपमेंट्स वगैरह देने हैं, उन सबका लाभान्वित करने का कार्य आगे किया। यदि किसी भी प्रकार की एक विशेष प्रकार की यदि किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो उसका प्रमाण पत्र का वितरण भी होगा, ताकि कुल मिलाकर खरगोन जिले में शासन की सोच को सार्थक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सिकल सेल और दिव्यांगजनों के चिन्हांकन के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित। मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में तीसरा तितली सर्वेक्षण किया गया। पेश हमारे संवाददाता शशांक चौबे की ये रिपोर्ट। कान्हा टाइगर रिजर्व जैव विविधता से परिपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्र है। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत तितलियों की प्रजातियों की पहचान करने एवं आम जनमानस में वन्य प्राणी संरक्षण की भावना जगाने के लिए सतत रूप से तितली सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य तितली प्रजातियों की गणना करना है। इस तरह के सर्वेक्षण से तितली के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना है एवं उनका अध्ययन करना है। इसी कड़ी में कान्हा टाइगर रिजर्व में तृतीय तितली सर्वेक्षण 17 से 20 अक्टूबर तक कान्हा प्रबंधन एवं स्वयं सेवकों के सहयोग से किया जा रहा है। तितली सर्वेक्षण में 11 राज्यों के लगभग 80 स्वयं सेवकों के द्वारा भाग लिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं तमिलनाडु इत्यादि राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया किया। सर्वेक्षण का समापन 20 अक्टूबर रविवार को किया गया। तितली सर्वेक्षण की रिपोर्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से संकलित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। कटनी में एनडीआरएफ बनारस की टीम द्वारा पिछले दिनों आपदा प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट। एनडीआरएफ बनारस की टीम द्वारा कटनी में एक दिवसीय प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों और विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अवगत कराना है। एनडीआरएफ के विशेषज्ञों ने कटनी के जिला चिकित्सालय में आम नागरिकों और शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्राओं को आपदा की परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकार की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बीच अंतर को स्पष्ट किया और भारत सरकार द्वारा 2000 में पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में आपदा और खतरों के बीच के अंतर पर विशेष ध्यान दिया गया। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने आपदा के समय किए जाने वाले बचाव कार्यों का साहसिक प्रदर्शन भी किया और उपस्थित जनों को इन परिस्थितियों से बचने और उनका सामना करने के तरीके सिखाए। प्रादेशिक समाचार के लिए कटनी से मैं राकेश चतुर्वेदी। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।